नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज हम लोग मॉक टेस्ट 024891 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमें सेंटेंस के अंदर एरर फाइंड आउट करना है। दिया गया है, माई फ्रेंड हैड गॉन आउट ऑफ दैट वे टू हेल्प मी प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स, कि मेरा जो दोस्त है उसने मेरी काफ़ी मदद की है तैयारी करने में। किसकी तैयारी करने में? परीक्षा की। यहाँ देखिए दिया हुआ है हैड गॉन आउट ऑफ दैट वे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फ्रेज़ का उपयोग हुआ है और वो फ्रेज़ है आउट ऑफ समवन्स वे। इसका मतलब होता है टू बी आउट ऑफ कंफर्ट जोन। आपने हिंदी में भी अक्सर सुना होगा कि उसने लीक से हटके लोगों की मदद करी। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने एक स्पेस में रहना चाहता है, आनंद से रहना चाहता है, आराम से रहना चाहता है। लेकिन आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप अपना वो आराम, वो सुख त्याग कर किसी की मदद करते हैं। तो वो कहने के लिए अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ है आउट ऑफ समवन्स वे। तो आउट ऑफ समवन्स वे का मतलब होता है कि भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर किसी की मदद या सहायता करना। तो यहाँ उसने कहा कि मेरा जो दोस्त है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया और उसने मेरी मदद करी थी परीक्षा की तैयारी करने में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है फ्रेंड, उसके लिए हमें यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव की ज़रूरत है। उसके लिए हमें यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव की ज़रूरत है, ना कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट की। तो यहाँ से दैट को हटाना पड़ेगा और जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा दोस्तों वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अब फ्रेंड जो है वो कैसा जेंडर है? तो फ्रेंड जो है दोस्तों वो अपना कॉमन जेंडर है, उभयलिंग है। तो कॉमन जेंडर का मतलब फ्रेंड जो है वो पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। लेकिन जब भी जेंडर क्या नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है सेंटेंस में, तब हम लोग प्रायोरिटी कौन से जेंडर को देते हैं? मैस्कुलिन जेंडर को देते हैं। और मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम लोग कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं? हिज। तो माई फ्रेंड हैड गॉन आउट ऑफ दैट वे नहीं होगा, आउट ऑफ हिज वे होगा। ये यहाँ पर हमारा करेक्शन है। तो सेंटेंस जो है उसके अंदर पार्ट डी में यहाँ पर एरर होगा। दैट की जगह हमें पजेसिव एडजेक्टिव हिज का उपयोग करना पड़ेगा। 77 फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है द कार ड्राइवर वॉज अरेस्टेड फॉर रैश ड्राइविंग एंड हिज लाइसेंस वॉज डैश्ड बाय द पुलिस, कि कार ड्राइवर जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया था रैश ड्राइविंग के लिए। रैश ड्राइविंग का मतलब क्या होता है? केयरलेस, लापरवाही से गाड़ी चलाने के जुर्म में जो चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसका जो लाइसेंस है वो पुलिस के द्वारा कर लिया गया था। क्या? तो भाई कॉमन सेंस की बात है, पुलिस जो है वो लाइसेंस को क्या करेगी? जब्त कर लेगी। लाइसेंस को पुलिस क्या करेगी? जब्त करेगी। अब यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से हमें वो वर्ड ढूंढना है जिसका अर्थ होता है जब्त करना। तो यहाँ पर दोस्तों एक वर्ब है इम्पाउंड। तो इम्पाउंड जो वर्ब है उसका मीनिंग होता है जब्त करना। चूँकि बात जो है वो पास्ट टाइम की है, देखिए यहाँ पर अरेस्टेड लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इम्पाउंडेड का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, सस्पेंड जो वर्ब है इसका मतलब होता है निलंबित करना। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? निलंबित करना। यहाँ पर सस्पेंड के लिए एक और वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं और वो क्या है? टर्मिनेट।
अगला जो वर्ड है दोस्तों प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है किसी को कोई सलाह या सुझाव देना, और ज़्यादातर ये सलाह और सुझाव जो है वो किसके संदर्भ में होते हैं? इलाज, ट्रीटमेंट। इसीलिए अक्सर हम लोग बोलते हैं कि भाई डॉक्टर जो है उन्होंने ये प्रेस्क्रिप्शन दिया है, इस हिसाब से आप रहो तो जल्दी आपकी तबीयत में सुधार होगा। दोस्तों वर्ड है पीनलाइज। तो पीनलाइज जो वर्ब है इसका मतलब होता है दंडित करना। पीनलाइज का मतलब होता है दोस्तों दंडित करना। जैसे हम लोग कई बार ट्रैवल करते हैं और जो है ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट कर देते हैं तो हम पे पेनल्टी लगाई जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमें पीनलाइज किया जाता है, हमारे ऊपर दंड या जुर्माना लगाया जाता है। तो दंडित करना या जुर्माना लगाना, ये जो है हमारा यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा। तो अगर अपन देखें तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78। दोस्तों सेंटेंस जो है उसमें हमें अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है कि क्या अंडरलाइन पार्ट ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो हमारा आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, अन्यथा हम ए, बी और सी में से उचित शब्द का उपयोग करेंगे। कह रहा है शी इज़ क्वाइट विदाउट अफेक्शन एंड हैज़ नो फॉल्स प्राइड, कि शी जो है वो बिना किसी घमंड या गर्व के है और उसको कोई भी झूठी शान नहीं है, वो बहुत ही एकदम डाउन टू अर्थ है, विनम्र है, हम्बल है। तो दोस्तों अफेक्शन जो वर्ड है इसका मतलब तो होता है प्रेम या स्नेह। तो अगर आप कहते हैं कि वह जो है बिना प्रेम के है और उसमें घमंड नहीं है, तो भाई जो व्यक्ति विनम्र है उसके दिल में सबके लिए प्रेम और स्नेह आदर रहता ही है। तो ये वर्ड जो है यहाँ एप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा। तो नो इम्प्रूवमेंट तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। एफ्लिक्शन का मतलब होता है दोस्तों पेन। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं दर्द या पीड़ा। फिर वर्ड है दोस्तों अपने पास एडमिरेशन। तो एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा। और फिर वर्ड है दोस्तों अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है कि भाई गर्व या घमंड। अफेक्टेशन का क्या मीनिंग हो जाएगा? गर्व या घमंड। तो कह रहा है शी इज क्वाइट विदाउट अफेक्टेशन, कि वो जो है बिना किसी गर्व और घमंड के है और उसमें कोई भी झूठी शान नहीं है। तो यहाँ हमारा जो आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 में ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 79। अब 79 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं पैराजंबल का क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पर सेंटेंस का वो पार्ट ढूंढना है जहाँ से हमारा ये पैराजंबल बनना शुरू होगा। तो कहने का मतलब है कि हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना है। मैं जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है ओपनिंग स्टेटमेंट पता करने की। और वो ट्रिक क्या है दोस्तों? वो ट्रिक है ओपनिंग स्टेटमेंट की कि सबसे पहले आपको प्रॉपर नाउन ढूंढना है। सबसे पहले आपको कौन ढूंढना है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ये जो ABCD दे रखे हैं इनमें प्रॉपर नाउन कौन सा है? तो प्रॉपर नाउन है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग। ये हमारा जो है प्रॉपर नाउन है। तो यहीं से शुरुआत होगी कि एयरक्राफ्ट बनाने वाली जो कंपनी है बोइंग, उसने अपने सारे 737 मैक्स एयरक्राफ्ट जो है, ये मॉडल नंबर है, ये जो एरोप्लेन है उनको सारों को ग्राउंड कर लिया है, मतलब उड़ने से रोक दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? द मूव फॉलोज लास्ट वीक्स फैटल इथियोपियन एयरलाइंस क्रैश। ये चीज़ होने का कारण क्या है? कारण ये है कि पिछले सप्ताह जो है उनका ये एक 737 मैक्स एयरक्राफ्ट जो है ये क्रैश हो गया, विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो बी के बाद में जो है ए का उपयोग करेंगे, फिर डी आ जाएगा। दैट वाज द सेकंड टाइम इन 5 months ए 737 मैक्स हैज़ क्रैश।
और ये पिछले 5 महीनों में दूसरी बार 737 मैक्स एयरक्राफ्ट जो है, ये मॉडल नंबर का एरोप्लेन जो है क्रैश हुआ है। और फिर उसके बाद में सी आ जाएगा कि पिछले अक्टूबर में भी ए प्लेन फ्रॉम द इंडोनेशिया बेस्ड कैरियर लायन एयर हैड ऑल्सो क्रैश्ड अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेज। फिर कह रहा है कि पिछले अक्टूबर में भी इनका एक एयरक्राफ्ट ऐसा क्रैश हो गया था। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। प्रॉपर नाउन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग यहाँ से शुरू होगा, फिर ए, फिर डी और लास्ट में सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 80। अब यहाँ पे अपने को वो स्पेलिंग बतानी है दोस्तों जो गलत है। तो 4 स्पेलिंग दे रखी है दोस्तों। इक्विवोकल का मतलब होता है वर्ड्स विथ आउट क्लियर मीनिंग। ऐसे शब्द जो अर्थ में अस्पष्ट हो, अर्थ में अस्पष्ट शब्द। तो ऐसे शब्द दोस्तों जो अर्थ में अस्पष्ट हों उनको हम लोग इक्विवोकल बोलते हैं। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनजेन्युअस का मतलब होता है दोस्तों इनोसेंट, ऑनेस्ट। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं भोला या फिर ईमानदार। अगला जो वर्ड है दोस्तों इनजेन्युअस। तो इनजेनियस का मतलब होता है क्लेवरली प्लान्ड। हिंदी में अपन बोल सकते हैं चतुराई से तैयार की गई योजना। तो चतुराई से अगर आपने कोई प्लानिंग की है तो उसको हम लोग इनजेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। कैटास्ट्रॉफ की स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग होगी CATASTROPHE। तो वाई की जगह यहाँ पर ई का उपयोग होगा। कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है विनाश। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है विनाश। तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रक्शन। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है विनाश और हम लोग इसको डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा। तो गलत स्पेलिंग थी, सही स्पेलिंग आपको मैंने बता दी। आगे देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया। कह रहा था हिज फादर सेड दैट इट वॉज टाइम ही विजिटेड हिज अंकल, कि उसके पिताजी ने कहा था कि भाई अब समय आ गया है कि वो अपने अंकल को विजिट करे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, वॉज, मतलब कौन से टाइम का? पास्ट टाइम का, पास्ट सिंपल की बात चल रही है। यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म है। तो दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप जानते हैं कि यहाँ कंजंक्शन लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो जब डायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट सिंपल होता है तो इनडायरेक्ट में पास्ट सिंपल। तो यहाँ अगर पास्ट सिंपल है तो डायरेक्ट में प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। तो अब हमें ये चेक करना है कि प्रेजेंट सिंपल कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, इट इज़ टाइम इसमें है, इट वॉज टाइम इसमें तो अगेन पास्ट है। इट इज़ टाइम यहाँ पर आपको दे रखा है। अब दोस्तों इस वाले सेंटेंस में अगर आप देखें इट इज़ टाइम में, तो यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि जब भी डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास वहाँ पे होते हैं। तो ये गड़बड़ हो गया। सी में है इट इज़ टाइम यू विजिटेड माई अंकल सेड हीज फादर। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर अगर अपन बात करें तो अगेन यहाँ पर क्या नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो ये चला गया। इट इज़ टाइम यू विजिटेड योर अंकल सेड हीज फादर। तो इस बार दोनों तरफ आपको इन्वर्टेड कॉमा नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। और हिज अंकल है तो वहाँ पर जब इनडायरेक्ट में हिज अंकल है तो डायरेक्ट में क्या हो जाएगा? योर अंकल। क्योंकि ये जो है
थर्ड पर्सन का पजेसिव है, थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज रहता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको चेंज करा है। ठीक है, तो अपन ने बना दिया इट इज़ टाइम यू विजिटेड योर अंकल सैड हिज फादर, कि उसके पिताजी ने ऐसा कहा था। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में है, दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 82 अगेन पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है दोस्तों। ओपनिंग स्टेटमेंट आपको खोजना है। ओपनिंग स्टेटमेंट में जो है आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर नाउन। कई बार हम लोग किसी फ्रेज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाउएवर से तो शुरू नहीं होगा दोस्तों, ये तो कंजंक्शन है। डॉग्स आर ग्रेट कंपेनियंस, यहाँ से पॉसिबल है, ये एक प्रॉपर नाउन, सॉरी ये कॉमन नाउन हो गया, किसी पर्टिकुलर डॉग की बात होती तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इट वंस सीम्ड कॉमन सेंस, तो यहाँ से ये एक फ्रेज आ गया कि पहला ऐसे प्रतीत होता था कि अगर आपके पास कोई डॉग है और आप उस डॉग को घुमाने ले जा रहे हैं, तो ये वृद्ध लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ मानी जाती थी, क्योंकि डॉग को घुमाने ले जाने के बहाने उनकी सुबह सुबह सैर हो जाती थी। तो कहानी की शुरुआत सी से होगी कि पहला जो है इसको एक अच्छा आदत माना जाता था और डॉग्स को एक अच्छा साथी माना जाता था, क्योंकि उनकी सहायता से जो है कुछ व्यायाम हो जाती थी बुज़ुर्गों की। फिर ए आ जाएगा, हालांकि जो नया शोध है वो ये बताता है कि अगर आप डॉग्स को जो है ले जाते हैं घुमाने के हिसाब से तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक रिपोर्ट ने ये दावा किया है कि अगर आप डॉग को सुबह घुमाने ले जाते हैं तो कई बार उससे जो वृद्ध लोग हैं उनको कोई इंजरी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या डॉग्स किसी चीज़ को देख के एकदम से भागना शुरू कर देते हैं, तो वो जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके साथ कोई जो है नुकसान हो सकता है, उनको कोई चोट आ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सी होगा, फिर बी, फिर ए और लास्ट में डी, यानी ऑप्शन बी जो है ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83। पैसिव वॉइस आपको बताना है। दिया हुआ है द स्काई लुक्स ब्लू। तो दोस्तों द स्काई जो है ये अपना यहाँ सब्जेक्ट है, लुक्स जो है ये वर्ब है और ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है। तो दोस्तों जब भी इस तरीके का सेंटेंस आ जाए जिसमें आपको एडजेक्टिव दिया हो तो इसको पैसिव वॉइस बनाने का अपने पास एक स्ट्रक्चर होता है। जो भी हमारा नाउन दिया हुआ होता है दोस्तों, सबसे पहले वो नाउन आता है, प्लस फिर उसके बाद में टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर लुक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल को जब अपन पैसिव में चेंज करते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इज एम आर का, ये वर्ब्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी टेंस के अनुसार, प्लस फिर उसके बाद में एडजेक्टिव आता है। ये स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो भी एडजेक्टिव दे रखा है वो एडजेक्टिव यहाँ लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव ब्लू है तो वो आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर वैन आता है, प्लस फिर यहाँ पे प्रनाउन आता है। अब ये जो प्रनाउन है ये उस नाउन को रिप्लेस करेगा जो सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो स्काई आसमान नॉन लिविंग नाउन है, तो यहाँ पर हम लोग प्रनाउन इट का उपयोग करेंगे। फिर यहाँ पर दोबारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी टेंस के अनुसार, प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस यहाँ पर फिर मेन वर्ब आएगी जो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न कर लेना है। जब भी एडजेक्टिव आ जाए सेंटेंस में और उसको पैसिव में चेंज करना हो तो ये स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले नाउन आएगी तो द स्काई आ जाएगा सबसे पहले, फिर यहाँ वर्ब आएगी तो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब इज एम आर, तो स्काई के साथ इज एम आर में से क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। फिर एडजेक्टिव क्या है, ब्लू, वो आ जाएगा। फिर वैन, फिर प्रनाउन, तो स्काई नॉन लिविंग है, सिंगुलर है, तो कौन सा प्रनाउन रिप्लेस करेगा, इट, तो यहाँ इट आ गया। फिर दोबारा हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, तो सिंगुलर प्रनाउन है इट, तो सिंगुलर वर्ब, और फिर लुक मेन वर्ब है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लुक्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ सेंटेंस, उसका आपको बनाना है। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, रोज स्मेल्स स्वीट, ये सेंटेंस है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है और कमेंट में आप मुझे बताएंगे
द स्काई लुक्स ब्लू, ये आपका क्वेश्चन था, इसका मैंने आपको बता दिया है। ये स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, रोज स्मेल्स स्वीट, कि जो गुलाब हैं उनके अंदर से कैसी खुशबू आती है, मीठी खुशबू आती है, अच्छी खुशबू आती है। तो इसका पैसिव वॉइस आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। आई एम फुल्ली डैश द प्रॉब्लम्स फेसिंग द इंडस्ट्री। ये कह रहा है कि मैं पूर्ण रूप से सचेत हूँ, मुझे जानकारी है उन समस्याओं के बारे में जिनका सामना ये इंडस्ट्री कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप हर जगह वर्ब तो सेम ही देख रहे हैं, अलाइव। तो अलाइव का मतलब होता है टू बी अवेयर, किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना। तो अलाइव जो वर्ब है दोस्तों, इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, टू। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85। डाइवेस्टेड वर्ड है, इसका हमें बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग यानी सिनोनिम, पर्यायवाची बताना है। दोस्तों डाइवेस्टेड का मतलब होता है टू स्टील और टेक अवे समथिंग फ्रॉम समवन। इसका मतलब होता है दोस्तों किसी से कुछ चुराना या ले लेना। तो किसी से अगर हम लोग कुछ चुरा लेते हैं या ले लेते हैं तो उसको हम लोग जो है डाइवेस्ट बोलते हैं, वर्ब है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में है स्क्वेंडर्ड। दोस्तों स्क्वेंडर का मतलब होता है पैसा या धन बर्बाद करना। अगर आप पैसा या टाइम जो है वेस्ट करते हैं तो उसको स्क्वेंडर बोलते हैं। पॉपर का मतलब होता है दोस्तों गरीब या दरिद्र। इनडिफरेंट का मतलब होता है दोस्तों उदासीन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुख या दुख से कोई जो है लेना देना नहीं हो, हर किसी चीज़ में रुचि नहीं हो, ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द आता है इनडिफरेंट। तो यहाँ हमारा आंसर डिप्राइव हो जाएगा दोस्तों। डिप्राइव का मतलब भी होता है किसी से हम लोग कोई चीज़ जो है ले लें या चुरा लें। अगला देखिए दोस्तों, अगेन हमें सेंटेंस का वो पार्ट चेक करना है जिसमें हमें अंडरलाइन दी हुई है। क्या वो सेंटेंस के अंदर ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो उसको ए, बी या सी में से रिप्लेस कर देंगे। अगर ये दिया गया सब ठीक है तो नो इम्प्रूवमेंट हमारा आंसर होगा। कह रहा है थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ रिपीटेड एफर्मेशंस वी कैन मेक ग्रेट प्रोग्रेस ऑन आवर चोजन पाथ एंड इंक्रीजिंग आवर मैग्नेटिज्म टू सक्सीड इन एनीथिंग। ये कह रहा है लगातार अगर हम लोग प्रैक्टिस करें और जो चीज़ें कर रहे हैं उनको बार बार रिपीट करते रहें तो हम जो है सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। और सफलता एक चुंबक की तरह जो है हमें हर उस चीज़ में मिलेगी जो हम करेंगे। दोस्तों ये जो सेंटेंस हमारा चल रहा है मेनली ये एक जनरल ट्रूथ है, जनरल सच्चाई है कि भाई अगर लगातार अपन रिपीट करते हैं किसी चीज़ को, प्रैक्टिस करते हैं तो हमें जो है उस चीज़ में सफलता मिलती ही है। तो दोस्तों जब भी जनरल ट्रूथ की बात करते हैं या किसी फैक्ट की बात करते हैं, तथ्य की, तो उनमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। कौन से टेंस का यूज़ किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल मतलब फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग दिया हुआ है दोस्तों। आईएनजी जो वर्ब फॉर्म है वो तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी आ भी नहीं सकती। अगर आपको यहाँ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए तो इज, एम, आर, वॉज, वर ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। चूँकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ इसलिए हमारा दिए गए सेंटेंस के अंदर जो एप्रोप्रिएट वर्ब होगा वो इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 87 हमें चेक करना है कि ग्रामर के हिसाब से इसमें कोई गलती है क्या। कह रहा है दो शी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल शी इज़ जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। ये कह रहा है कि यद्यपि वो मुझसे बहुत ज़्यादा लंबी प्रतीत होती है, दिखती है, परंतु वो केवल 1 इंच मुझसे लंबी है। दोस्तों जब हम लोग कंपैरिजन पढ़ते हैं एडजेक्टिव चैप्टर में, कंपैरिजन पढ़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना सीखते हैं, तो वहाँ पर एक कंपैरिजन का बेसिक सिद्धांत, बेसिक नियम, बेसिक रूल हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है और ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाऊं तो गाय की तुलना गाय से होगी, गाय की तुलना आप भैंस से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखिए कि शी की तुलना हो रही है कि शी जो है 1 इंच लंबी है। अब यहाँ टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है और उसके बाद में देन, तो यहाँ तुलना आपने शी की तुलना किससे कर दी, मी से कर दी। शी जो है वो सब्जेक्ट है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। जबकि हम कह रहे हैं सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। तो ये मी यहाँ सरासर गलत हो गया, हमें यहाँ भी सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई। तो यही यहाँ पर एरर है, मी की जगह आई का उपयोग करना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर। पार्ट बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मी की जगह क्या लगाना पड़ेगा, आई। अगला देखो, आपको करेक्ट मीनिंग बताना है मुहावरे का। मुहावरा है क्लैरियन कॉल। दोस्तों क्लैरियन कॉल जो मुहावरा है इसका मतलब होता है कि आपकी कोई मांग है या प्रार्थना है किसी से, तो हमारा आंसर हो जाएगा अ स्ट्रॉन्ग डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। कोई एक्शन लेने के लिए जो है किसी से मांग करना या निवेदन करना। अब अपने पास एक पैसेज आ गया दोस्तों। पैसेज को करने का तरीका वही है, इसको पूरा पढ़ेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार यहाँ पर ऑप्शन फिलअप करेंगे। कह रहा है ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज्ड टूर्स इन जर्मनी टूरिस्ट्स कैन डैश अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम बर्लिन द फॉरबिडन सिटी। कह रहा है जर्मनी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड टूर्स जो है जब होते थे तो वहाँ पर जो सैलानी होते थे वो नाजी जो कंपाउंड थे उनसे 40 किलोमीटर दूर बर्लिन के अंदर वहाँ पर कोई अपना टेंट वेंट लगा सकते थे, रह सकते थे। अराउंड 20,000 पीपल विजिट दिस प्लेस डैश ईयर टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री। कह रहा है हर जो साल 20,000 लोग यहाँ पर आते हैं और विज़िट करते हैं इन नाजी कंपाउंड्स को, क्योंकि वो नाजी जो मिलिट्री इतिहास है उसको जानने की इच्छा रखते हैं। The Nazis dash militarily active at the compound which was kept dash in a forest and behind a fence। ये जो नाजी मिलिट्री कंपाउंड था ये जंगल के अंदर जो है एक किसी चीज़ के पीछे बना हुआ था। They hid underground bunkers in country homes and they planned much of World War II here। और यही वो बंकर्स या कंपाउंड्स थे जहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध की प्लानिंग जो है नाजियों ने करी थी। पहला है ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज टूर्स इन जर्मनी टूरिस्ट्स कैन। टूरिस्ट अब क्या करेंगे, किसी जगह विजिट करेंगे, ट्रिप यानी यात्रा, स्टे यानी रुकना। तो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज्ड टूर्स इन जर्मनी टूरिस्ट्स कैन डैश ए फॉर्मर नाजी कंपाउंड फ्रॉम बर्लिन डैश द फॉरबिडन सिटी। तो ये कह रहा है कि टूरिस्ट जो है वो क्या कर सकते हैं वहाँ पर, तो टूरिस्ट वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, ट्रिप कोई यात्रा कर सकते हैं, स्टे यानी कि रुकना, ट्रैवल यानी कि यात्रा करना। तो टूरिस्ट वहाँ पर क्या कर सकते हैं, टूरिस्ट वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि ऑर्गेनाइज टूर्स जब होते हैं जर्मनी में टूरिस्ट जो है वो विज़िट कर सकते हैं एक फॉर्मर नाजी कंपाउंड जो कि बर्लिन से कितना किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ जा कर के चीज़ों को देख सकते हैं। तो विज़िट यहाँ पर अपना ठीक हो जाएगा। अगला है कि जो कि बर्लिन से है डैश द फॉरबिडन सिटी। बर्लिन से 40 किलोमीटर दूर है वो नाजी कंपाउंड जो क्या कहलाता है, फॉरबिडन सिटी कहलाता है। चूँकि दोस्तों बात कौन से टाइम की चल रही है, पास्ट टाइम की, तो यहाँ पर अपन पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कॉल्ड आ जाएगा कि बर्लिन से 40 किलोमीटर दूर है, कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी। बर्लिन जिसको किस नाम से जाना जाता है, फॉरबिडन सिटी के नाम से जाता है। फॉरबिडन सिटी मतलब त्यागा हुआ शहर, ऐसा शहर जिसको त्याग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है अराउंड 20,000 पीपल विजिट दिस प्लेस डैश ईयर एवरी ईयर, प्रत्येक साल जो है 20,000 लोग यहाँ पर आते हैं नाजी मिलिट्री इतिहास जानने के लिए। दी नाजीज डैश मिलिट्रीली एक्टिव एट द कंपाउंड, कौन से टाइम की बात चल रही है, पास्ट की, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वर आ जाएगा, कि नाजीज जो है वो मिलिट्रीली एक्टिव थे इस कंपाउंड में, विच वॉज कैप्ट डैश इन अ फॉरेस्ट, जिसको जो है छुपा के रखा गया था फॉरेस्ट के अंदर। तो किसी चीज़ को छुपा के रखना मतलब कंसील्ड, कि ये जो कंपाउंड है उसको छुपा के रखा गया था जंगल में। तो इसके साथ ही ये अपना क्लोज टेस्ट यहाँ कंप्लीट। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, होली का मतलब पवित्र, सेक्रेड का भी मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमें अपोजिट विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों डियर का मतलब वैसे तो प्रिय होता है, लेकिन डियर का मतलब महंगा भी होता है। तो महंगे का अपोजिट क्या हो जाएगा, सस्ता। तो आप जानते हैं कि एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, महंगा। तो इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या हो जाएगा, सस्ता। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द पूछा है। बाकी शब्द क्या है दोस्तों, एक वर्ड तो हमें दिया हुआ है नॉन चैलेंज, और एक वर्ड हमें दिया हुआ है इम्ब्रोग्लियो और मेयर्स नेस्ट। दोस्तों मेयर्स नेस्ट या इम्ब्रोग्लियो जो वर्ड है इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इशू। इसका मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इशू। हिंदी में अपन इसको बोल सकते हैं जटिल समस्या। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, जटिल समस्या। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है दोस्तों मेरिट्रिशियस, इसका अपने को पर्यायवाची बताना है। दोस्तों वर्ड है मेरिट्रिशियस, इसका मतलब होता है दिखावटी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रिटेंशियस। दोस्तों डिस्टॉर्ट का मतलब होता है विकृत करना, किसी चीज़ का आकार बिगाड़ना, किसी चीज़ का आकार बिगाड़ना। वैल्यूएबल जो वर्ड है दोस्तों, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, और फ्रॉलिक जो शब्द है इसका मतलब होता है फन, यानी कि आनंद। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए दोस्तों, अपोजिट अपने को बताना है, किसका अपोजिट बताना है, कित का। दोस्तों कित जो शब्द है इसका मतलब होता है रक्त संबंधी, कोई भी आपका रिलेटिव जिससे आपका ब्लड का रिलेशन है, जैसे आपका भाई है, आपकी बहन है, उनसे आपका रिलेशन जो है वो खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है, तो कित को बोलते हैं। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर, यानी कि अजनबी। अगर कोई व्यक्ति अजनबी है या स्ट्रेंजर है तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिलेटिव का अर्थ होता है संबंधी। अगला जो वर्ड है अपना वो है सन। सन का मतलब आप जानते ही हैं बेटा, और आउटफिट का मतलब होता है वेशभूषा। जो भी कपड़े होते हैं, ड्रेस होती है अपनी, उसको अपन अपना आउटफिट बोलते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, 96 में हमें गलत स्पेलिंग बतानी है। तो दोस्तों अगर हम लोग स्पेलिंग चेक करें तो प्रोफेसी जो है बिल्कुल सही है, मिसलेनियस की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। मिसलेनियस का मतलब होता है मिश्रित, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मिक्स हों। अम्बिलिकल, ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। अकोमोडेशन की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, ACCO यहाँ डबल M आएगा। अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास, जहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है। अकोमोडेशन के लिए एक और वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रेजिडेंस। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डबल M आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 98 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। कह रहा है यूजेस ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, कि
कई ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण एक है, तो उच्चारण एक होने की वजह से हम लोग कहीं पर गलत शब्द का प्रयोग कर ले तो उसको जो है क्या बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मुझे कहीं पर एडवाइस वर्ब की ज़रूरत है, लेकिन मैंने वहाँ पर चूंकि उच्चारण सेम है तो एडवाइस का प्रयोग कर लिया, तो ये चीज़ जो है रिक्वायरमेंट किसकी थी, एडवाइस वर्ब की, यूज़ कर लिया नाउन। या फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, मुझे ज़रूरत है किसकी, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य की मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर वर्ड कौन सा यूज़ कर लिया, प्रिंसिपल, ये वाला, जिसका मतलब होता है नियम, कायदे या सिद्धांत। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो दोस्तों इस चीज़ को मैलेप्रोपिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैलेप्रोपिज्म, मतलब उच्चारण सेम होने के कारण कहीं पर गलत शब्दों का उपयोग कर लेना, दैट इज़ नोन एज मैलेप्रोपिज्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला एक मुहावरा है नेवर नेवर लैंड। कोई ऐसी जगह जो केवल काल्पनिक है, कोई ऐसी जगह जो केवल काल्पनिक है और व्यवहारिक रूप से जो संभव नहीं है, ऐसे स्थान को क्या बोला जाता है, तो दोस्तों ऐसे स्थान को यूटोपियन प्लेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूटोपियन प्लेस। वार जोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, वार जोन का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, वह क्षेत्र या वह एरिया जहाँ पर लड़ाई लड़ी जाती है उसको वार जोन बोलते हैं। स्लम जो है दोस्तों कच्ची बस्ती या जो झुग्गी झोपड़ी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लम बोलते हैं दोस्तों। और फॉरगॉटन प्लेस, ऐसा स्थान जिसको भूल गए हैं, भुला दिया गया है, उस स्थान को फॉरगॉटन प्लेस बोलते हैं। इसी के साथ अपना अंतिम प्रश्न आ गया है दोस्तों, अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। द कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल होता है या सामान्य जो लोग हैं, साधारण जो लोग हैं, कॉमनर, उनको क्या बोलते हैं, तो दोनों उनके लिए एक और वर्ड है प्लीबियन। क्या वर्ड है, प्लीबियन। तो प्लीबियन जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये मॉक टेस्ट अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि जो सॉल्यूशन हमने किया है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कमेंट के माध्यम से उसका आंसर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।